नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 21 मार्च 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 21 मार्च। तो आज का डे क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो आज सेलिब्रेट करते हैं, याद रखना, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। आपने देखा होगा कि आज के टाइम पर जितना भी आप ग्लोबल वार्मिंग देखते हो ना, दुनिया भर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, 1.5 डिग्री को क्रॉस कर चुका है, जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना। उसके साथ साथ आपने देखा होगा जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी जो धरती है, जो अर्थ है, वो किसमें समा जाएगी? पानी में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तो क्या हो? कार्बन एमिशन कम हो। और कार्बन एमिशन कम होने के लिए क्या होना चाहिए? पेड़ पौधे होने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा फॉरेस्ट होंगे, है ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा? कार्बन का अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो धीरे धीरे पेड़ कम होते जा रहे हैं, इंसान बढ़ते जा रहे हैं, जो कार्बन का कह सकता हूं कि जो प्रोडक्शन है वो कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आप जानते हो कि अगर कोई इंसान है, ठीक है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा बेसिकली कि जो एक पेड़ होता है ना, कोई भी मान लो एक पेड़ है, ठीक है, मैंने कहा कि ये कोई पेड़ बना हुआ है, ठीक है। इस पेड़ का काम है क्या करना? ऑक्सीजन जनरेट करना और CO2 को एब्जॉर्ब करना। और कोई इंसान है, वो क्या करता है? तो इंसान बेसिकली क्या कर रहा है? तो वो छोड़ रहा है क्या? CO2, और उसको चाहिए क्या? O2। तो टाइम के साथ साथ तुम देखोगे पेड़ों की जो नंबरिंग है वो तो कम होती जा रही है और जो इंसान है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी इसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, वो सारे फैक्टर भी इसमें आते हैं। लेकिन हाँ, हमें इन सब से निपटने के लिए क्या होना चाहिए? पेड़ पौधे लगाने चाहिए, फॉरेस्ट लगाने चाहिए। तो बस आज का दिन किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा है कि हमें जो आपका एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट को बचाना चाहिए? तो आर्टिकल 48 में लिखा है। उसके बाद आर्टिकल 51 का ए, जो कि बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है, कि हमारी ड्यूटी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जैसे मोदी जी की एक स्कीम चल रही है ना, एक पेड़ माँ के नाम, तो ऐसे हमें भी पेड़ लगाने चाहिए। अच्छा, और आज के दिन क्या है? तो यार ध्यान से समझना, अगर मैं जनरली बात करता हूं, ठीक है, आज ही के दिन क्या होता है? देखो, मान लो आपका सन है, ठीक है, तो जो सन से रिलेटेड अर्थ के ऊपर 4 डेट आती हैं जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। जैसे मैंने कह दिया कि ये आपका सन बना हुआ है, ठीक है, और ये जो अर्थ है ये इसके साथ साथ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। तो जाहिर सी बात है, कभी पास होगी कभी दूर होगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है, जिसमें लगभग 365 डेज यानी कि 365 दिन लगते हैं, जिसको हम एक साल कहते हैं पूरा, तो समझना 4 वर्ड आते हैं, ठीक है। एक होता है सोलेस्टाइस, ठीक है, और सोलेस्टाइस का मतलब है या तो समर सोलेस्टाइस होगा या विंटर। तो आई होप कि आप जानते होंगे समर सोलेस्टाइस कब होता है? 21 जून। और जो विंटर सोलेस्टाइस होता है वो कब होता है? तो 22 दिसंबर को। यानी कि ये वो दिन होता है जब जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि जो इंडिया वाला जो पार्ट है, बेसिकली हमारी अर्थ कितने डिग्री पर टिल्टेड है? तो सीधी नहीं है, याद रखना, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, झुकी हुई है, टेढ़ी है। तो हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इंडिया बेसिकली 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है, लैटिट्यूड उससे पास होती है 23.5। तो हमारे यहाँ पर इंडिया या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सबसे पास कब होता है? 21 जून को। यानी कि उस दिन यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, और जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी, धूप ज्यादा आएगी, तो मान लो, ठीक है, कोई टॉर्च है, ठीक है, इस टॉर्च को तुम दूर लेकर जा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत दूर चली जाएगी, ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल पास आ जाएगी। तो इसकी लाइट का जो फोकस है वो कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। तो ये वो दिन होता है जिस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सन है, सनलाइट वो मैक्सिमम गिरती है। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट इट एज द लॉन्गेस्ट डे, या हम इसे क्या करते हैं? समर सोलेस्टाइस। सिमिलरली 22 दिसंबर का वो दिन होता है जब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन जो होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है। दैट्स व्हाई हम उसे क्या कहते हैं? विंटर सोलेस्टाइस, यानी कि उस समय रात सबसे बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वो कौन सा दिन है धरती के ऊपर जब लगभग जो हमारी धरती है वो लगभग इक्वल होती है, यानी कि दिन और रात, डे और नाइट लगभग बराबर होते हैं,
तो याद रखना वो जो डेट होती है जैसे उसको कहते हैं समर में होगा या विंटर में होगा। समर में होगा तो उसको कहेंगे समर इक्विनॉक्स, और अगर विंटर में होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, विंटर इक्विनॉक्स कह देंगे। ठीक है, तो ये कब होता है, तो याद रखना आज 21 मार्च को क्या है, समर इक्विनॉक्स, यानी कि आज का वो दिन है जब पूरी धरती के ऊपर लगभग डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, समझ गए। और जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे तुम्हें देखने को मिल जाएगा टाइम। ठीक है, और जो विंटर इक्विनॉक्स होता है वो कब होता है, तो याद रखना 22 बेसिकली 22 ऑफ द सितंबर। ठीक है, 22 सितंबर को वो दिन होता है जब विंटर इक्विनॉक्स होता है, और कुछ नहीं। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। और अगर गलती से पूछ ले अर्थ सबसे नियरेस्ट कब होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, पेरीहेलियन, जो बेसिकली 3rd ऑफ द जैन को होता है। और अगर पूछे अर्थ मैक्सिमम डिस्टेंस पे कब होती है सन से, फ्रॉम सन मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि लगभग 152 मिलियन किलोमीटर 15.2 करोड़ किलोमीटर कब होती है, तो याद रखना वो कब होती है 4th ऑफ द जुलाई को। उसे हम क्या कहते हैं, अपहेलियन कहते हैं। तो ये कुछ डेट्स हैं वो याद रखना। और आज क्या है, तो आज समर इक्विनॉक्स भी है, उसी के साथ साथ आज क्या था, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अब चलते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज को कवर किया गया है। ठीक है, मल्टीपल न्यूज रिपीट होती हैं। ठीक है, तो हम प्रेफर करते हैं द हिंदू से उस न्यूज को उठा लिया जाए। सिमिलर न्यूज आपको और न्यूज़पेपर्स में भी मिल जाती हैं। तो देखो होता क्या है समझना। एक्स, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स, तो बेसिकली आपने नाम सुना होगा ट्विटर। ट्विटर को किसने खरीद लिया था, तो ट्विटर वाज बॉट बाय, किसने खरीदा था, एलोन मस्क, है ना। तो जब मस्क ने उसको लिया तो उसका नाम बदल के क्या रख दिया, एक्स। तो हुआ क्या, देखो अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, ये बेसिकली कर्नाटक हाई कोर्ट का केस है। जैसे अभी आपने देखा जब कुंभ मेला लग रहा था ना, समझना बहुत ध्यान से, आपके एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है। अभी कुंभ मेला लग रहा था ना, जब कुंभ मेला लग रहा था तो जो दिल्ली रेलवे स्टेशन था वहां पर स्टैम्पेड देखने को मिला, यानी कि एक साथ भीड़ टूट पड़ी है ना, लोग दब गए, मारे गए। ठीक है, वहां पर देखा होगा आपने जो कुंभ मेले के अंदर सुबह सुबह जब वो नहाने के लिए दौड़ रहे थे साधु वगैरह, तो बहुत सारे इनोसेंट लोग जो सो रहे थे वो मारे गए, है ना। तो ये जो ऐसी न्यूज होती है उसको लोग क्या करते हैं, ट्विटर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर देते हैं, है ना। बिल्कुल यहां से शुरू करते हैं हम। आपने देखा होगा इन चीजों को वायरल कर दिया जाता है, वायरल वीडियोस ये सब हो जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक एक्ट बना हुआ है, समझना बिल्कुल सिंपल, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड ऑल्सो नोन एज आईटी एक्ट। एंड दैट आईटी एक्ट वाज पास्ड इन 2000। कब आया था आईटी एक्ट, तो 2000 में आता है। ठीक है, इस आईटी एक्ट 2000 में याद रखना 2 सेक्शन है जिनकी यहां पर बात की गई है ना, पूरा मुझे नहीं पढ़ना है, ये 2 सेक्शन न्यूज में है। इसके 2 सेक्शन में एक है सेक्शन 79 का बी और एक है सेक्शन 69 का ए। अब इसमें 2 चीजें हैं। ठीक है, मैंने कहा ट्विटर है, ठीक है, और मान लो कोई वीडियो वायरल हुई। ठीक है, अब वायरल वीडियो जो थी वो वहां पर जा रही थी। अब सोचो सरकार नहीं चाहती कि वो चीज प्रमोट हो, है ना, तो सरकार ने उस कंसर्न प्लेटफॉर्म से कहा कि भाई इस वीडियो को डिलीट कर दो। उसने डिलीट कर दिया। तो जो आपका बात समझना, आपका जो सेक्शन 69 का ए है वो यही कहता है कि अगर मान लो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने या हमारी मिनिस्ट्री ने, आईटी मिनिस्ट्री ने, सरकार ने, भारत सरकार ने, आप जो भी मानो, उसने अगर उससे कह दिया एक्स से कि भाई इस वीडियो को हटाना पड़ेगा, तो वो हटा देगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जब ये इसको हटाएगा तो ये रूल बना हुआ है बेसिकली। अब मान लो ये अपोज कर दे, कह दे मैं तो नहीं हटाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर न्यूज से आपकी सोवेरेनिटी, आपकी इंटीग्रिटी या आपके देश की सिक्योरिटी के ऊपर कोई इशू होने वाला है। तो याद रखना इसी आईटी एक्ट का जो सेक्शन है 79 का बी, ये क्या कहता है, इसमें एक वर्ड आता है सेफ हार्बर। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेफ हार्बर, तो सिंपल समझना कि मान लो सरकार ने इससे कहा कि भाई हटा दे और ये कह दे मैं नहीं हटाऊंगा, तो सरकार इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को एक सेफ हार्बर जोन देती है जो सभी के लिए सेफ्टी गाइडलाइंस होती हैं। मतलब क्या है उसका, कि अगर तुमने नहीं हटाया तो हम तुम्हारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो व्हाट्सएप है, तुमने व्हाट्सएप पे कोई चीज वायरल कर दी, ठीक है, तो बेसिकली याद रखना व्हाट्सएप इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यूजर रिस्पॉन्सिबल है।
तो ये इसे कहते हैं सेफ हार्बर, यानी कि ट्विटर पे अगर कुछ चीज वायरल हो रही है तो सरकार सीधा ट्विटर के मालिक को जाकर, एलोन मस्क को जाकर पकड़ के जेल में नहीं डाल देगी, क्योंकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर लोगों को राइट है, वो डाल सकते हैं, तो उस आदमी को पकड़ो ना कि उसको। तो सेक्शन 69 का एक कहता है कि सरकार अगर हटाना चाहेगी तो हटा दोगे, बट सेक्शन 79 का भी कहता है कि हम तुम्हें क्या देते हैं, सेफ हार्बर, हम उस तुम्हारा छीन लेंगे। मतलब अगर तुमने ये वीडियोस नहीं हटाई स्टैम्पेड वाली तो हम तुमसे सेफ हार्बर छीन लेंगे, यानी कि योर प्लेटफॉर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस इंफॉर्मेशन या मिस जो भी आपकी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। समझ में आ रही है? तो ये केस कहाँ का है? आई थिंक आप दोनों सेक्शन समझ गए होंगे कि क्या 79 के बी में है और क्या 69 के ए में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो देखो हुआ क्या कि हमारे यहाँ पर जो आपका वो था ना दिल्ली वाला सीन स्टैम्पेड वाला, वही पूरा मैटर है। वाई इश्यू ब्लॉकिंग ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 79 के 3 के बी ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया क्या मैटर है, सिंपल सा 2 बातें याद रखना। अब बात आती है कि क्या जो यूनियन मिनिस्ट्री है उसका कौन सा ऐसा पोर्टल बना हुआ है जो ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस को स्क्रैप करने का काम करता है। तो सिंपल याद रखना, सहयोग पोर्टल आपसे वन लाइनर में पूछ लेगा। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्ट्रीज सहयोग पोर्टल इज ए सेंसरशिप पोर्टल, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, 3-4 बातें डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। रिच यील्ड्स पुअर प्राइसेस। देखो है क्या समझना, एक बात समझना, हमारा जो इंडिया है ना, बेसिकली आपने एक खबर पढ़ी होगी, शायद आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हु डिस्कवर्ड इंडिया। तो आपने पढ़ा होगा वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498, है ना, वो 1498 में भारत आया था। क्या उससे पहले इंडिया एग्जिस्ट करता था? बिल्कुल करता था, एंशिएंट टाइम से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ही डिस्कवर्ड इंडिया? तो बेसिकली ही डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, यानी दुनिया को भारत आने का या यूरोपियंस को भारत में आने का सी रूट जो था, समुद्र का रास्ता, उसने दिखाया। तो बेसिकली उससे पहले क्यों आया? क्योंकि उनको मसालों की नीड थी, नीड ऑफ द स्पाइसेस। क्यों नीड थी? तो याद रखना, दुनिया में आज भी लगभग 82% जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो कहां पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो मुझे यहां से एक क्वेश्चन बताना, मसालों की रानी किसे कहते हैं? क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताना, तुम सब डेली यूज करते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, वो स्पाइसेस मसालों की नीड में भारत आ गए। ठीक है, अब 82% जो मसाले भारत में मिलते हैं, तो उन लोगों को मसाले खाने की लत थी। लेकिन बीच में जो आपका कॉन्स्टेंटिनोपल था, उसको ओटोमन एम्पायर ने कैप्चर कर लिया होता है 1453 में, तो मसालों की सप्लाई बंद हो जाती है। तो वहां का जो पुर्तगाल का राजा होता है, क्योंकि बेसिकली पुर्तगाल इज द लास्ट वेस्टर्न मोस्ट कंट्री ऑफ द यूरोप, है ना, सबसे लास्ट में पुर्तगाल है, उसके बगल में स्पेन और ये सब कंट्रीज है। तो वहां के राजा ने क्या किया, उसके राजा का नाम क्या था? हेनरी द नेविगेटर। तो हेनरी द नेविगेटर देन किंग, है ना, उस समय का जो राजा था, बेसिकली उसने एक पर्सन को भेजा बाहर ढूंढने के लिए। एक्चुअली 3 लोग आए होते हैं, आपने पढ़ा होगा, बार्थोलोम्यू डियाज, कोलंबस एंड आपका वास्को डी गामा। अल्टीमेटली वास्को डी गामा भारत आने का रास्ता ढूंढ लेता है। तो मसालों का और भारत का रिश्ता बहुत पुराना है, मैं ये कहना चाहता हूं, है ना। आपने देखा होगा MDH मसाले सच है ना, खूब खाते होगे आप लोग, है ना, उनके बिना खाने का कोई मजा नहीं है। बस अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। जब भारत में इतने सारे मसाले मिलते हैं तो भारत में एक बोर्ड बना हुआ है जिसे हम कहते हैं स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। बेसिकली स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ये स्पाइस है ना, गलती से वो लग गया मुझसे। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ये बेसिकली कहां पर बना हुआ है? तो याद रखना, कोच्चि केरला। ठीक है, कोच्चि केरला। ठीक है, केरला के अंदर ये बना हुआ है, इसका हेडक्वार्टर है। भारत में जितने भी मसाले होते हैं सबको यही कंट्रोल करता है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का जो एक्ट था वो 1986 में आया था। 1987 में क्या बना दिया गया था? तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, ऐसे करते करते लगभग हर मसाले का भारत में बोर्ड है, याद रखना। ठीक है, जैसे टी बोर्ड है, 2022 में बना था, कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, हर किसी मसाले का बोर्ड बना हुआ है। तो अभी रिसेंटली किसका बोर्ड बना था? टर्मरिक का भी बोर्ड बना था। टर्मरिक बोले तो हल्दी, तो हल्दी का बोर्ड अभी बनाया गया है। सिंपल सा याद रखना कि इसको क्या कहते हैं, हल्दी को तो गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे बनाया गया? निजामाबाद, जो कि कहां पर है? तेलंगाना के अंदर। वन लाइनर में याद रखना। ठीक है, आपसे रिसेंटली पूछ लेगा। चलो मुझे कमेंट करके बताना, अंडर विच मिनिस्ट्री दीज बोर्ड्स एग्जिस्ट, है ना, किस मिनिस्ट्री के अंडर ये सारे काम करते हैं, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आर्मी सीक्स इंक्लूजन ऑफ एडिशनल एरियाज इन मणिपुर अंडर आफ्सपा। समझना,
जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल करते थे, है ना, और जब आपने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में जो गांधी जी नहीं थे, गांधी जी आए, है ना, 9 जनवरी 1950 को आ गए, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने मूवमेंट करने शुरू कर दिए, चंपारण किया, खेड़ा किया, अहमदाबाद किया, नॉन कॉपरेशन किया, सिविल डिसोबीडिएंट किया। उसके बाद मोदी जी ने नहीं, गांधी जी ने उसके बाद क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट किया, ठीक है। अल्टीमेटली उसके बाद हमें एक डेट कंफर्म कर दी गई कि 1950 तक आज़ाद कर देंगे और हम 15 अगस्त को आज़ाद हो गए। बट जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, एट दैट टाइम, समझने की कोशिश करना इस पूरी कहानी को, एट दैट टाइम 1939 से 1945 तक क्या चला था, वर्ल्ड वॉर सेकंड चला था। और मैंने तुमसे हमेशा कहा कि दुनिया में हर जंग, हर फसाद, हर प्रॉब्लम की जड़ क्या है, वर्ल्ड वॉर सेकंड है। वहीं से सारे दुश्मन बने एक दूसरे के। तो हुआ क्या कि यहाँ पर पूरी ब्रिटिश आर्मी कहाँ थी वर्ल्ड वॉर में, वो हमसे आर्मी चाह रहे थे, हम आर्मी नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो कभी ऑगस्ट प्रपोजल ला रहे थे, कभी क्रिप्स मिशन ला रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। गांधी जी ने नाराज होकर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया, डू और डाई, मैं भी गांधी, नारे लगाए गए, है ना। अल्टीमेटली उस समय हमारे यहाँ पर जो लोग अपोज कर रहे थे ना सरकार का, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय, तो ब्रिटिशर्स ने एक क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डिनेंस पास किया। ऑर्डिनेंस, है ना, जो एज ए लॉ होता है बट एक्चुअल में लॉ नहीं होता है। हमारे यहाँ भी आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है और आर्टिकल 213 हमारे गवर्नर के पास ही पावर होती है, ठीक है, कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। तो एज ए ऑर्डिनेंस याद रखना, 1942 में एक बिल आता है जिसका नाम रखा गया AFSPA। व्हाट डू यू मीन बाय AFSPA? याद रखना, आर्मड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। अब क्या था आर्मड फोर्सेस स्पेशल एक्ट? तो सिंपल सा समझना, इस आर्मड फोर्सेस एक्ट में मैंने कहा 1942 में ब्रिटिशर्स एज ए ऑर्डिनेंस लाए थे। देन इन 1958 हमने इसको एज ए लॉ, एज ए कानून बना दिया। और ये सिमिलर है यूएपीए के साथ। तो यूएपीए क्या है? तो यूएपीए का मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि जहां पर अनलॉफुल एक्टिविटीज होती हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्ट होता है। अगर कोई पर्सन, अगर कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या कोई सिंगल पर्सन अगर देश के अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज करता पाया जाता है, कोई भी एक्टिविटी करता पाया जाता है, उसको उठाकर जेल में डाला जा सकता है। यूएपीए का जो बीजेपी गवर्नमेंट है मिसयूज भी करती है, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट के एलिगेशंस भी लगते हैं उसके ऊपर। बट AFSPA थोड़ा सा अलग है। यूएपीए में अगर तुमने कुछ किया, तुमने टेररिस्ट एक्टिविटी की, तो तुम्हें उठा लिया जाएगा। बट जो रूल, जो लॉ जो तुम्हारे ऊपर लागू होंगे, इनेक्ट होंगे, वो सारे जो हमारे बनाए हुए हैं आईपीसी और ये सब होते हैं, है ना, सीआरपीसी, जो भी बीएनएस, और आजकल नाम चेंज हो गया बीएनएसएस। बट इन AFSPA द कंप्लीट रूल किसके हाथ में चला जाता है? आर्मी के हाथ में। मतलब आर्मी ही तुम्हारा क्या है? जज है। अब ऐसे एरियाज में क्या होता है, ये उस जगह लागू होता है जहां पर एक्सट्रीम डिस्टरबेंस होती है। याद रखना, उसको हम डिस्टर्ब्ड एरिया कहते हैं। दैट डिस्टर्ब्ड एरिया की जो डेफिनेशन थी वो बेसिकली 1972 में आई थी, जिसके बाद डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट भी आया था 1976 में। उसमें कहा गया कि अगर किसी स्टेट का या किसी जगह का जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, समझना दोनों में डिफरेंस, जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, अगर उस जगह का जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, कहीं पर उसको कलेक्टर भी कह देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, है ना, बहुत सारे नाम है। तो अगर वो पर्सन, अगर वो इस जिले का जो हेड है, मुखिया, अगर वो कह दे कि इस जिले को डिस्टर्ब्ड एरिया अनाउंस कर दो, तो हमारी सरकार उसे डिस्टर्ब्ड एरिया अनाउंस कर देती है कि ये इसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। और कंट्रोल, जो कंप्लीट रूल रेगुलेशंस है, जो लॉ है, वो किसके हाथ में चला जाता है? आर्मी के हाथ में। एंड आर्मी के पास आपको पता ही है, जब AFSPA लगता है तो उनको ना गोलियों का हिसाब देना पड़ता है, ना उनको किसी चीज का हिसाब देना पड़ता है। उनको बस इंफॉर्मेशन निकलवानी है और जैसे तैसे करके डिस्टर्बेंस को कम करना है। तो बेसिकली दिस AFSPA वाज स्टार्टेड या इंप्लीमेंटेड फॉर द बॉर्डर एरियाज, ताकि वहां पर जो दूसरे देशों से जो इलीगल वेपन्स आते हैं ना, जो वहां से कह सकता हूं कि जो वहां से लोग जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स की तरह एंट्री कर जाते हैं, तो उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान पीओके वाला जो रीजन है, जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, उसके अंदर लोगों को कंट्रोल करने के लिए AFSPA लाया गया था। आर्मी के पास पूरा रूल होता है, समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, आर्मी सीक्स इंक्लूजन ऑफ एडिशनल एरियाज इन मणिपुर अंडर AFSPA। अब आर्मी कहती है कि हमें अगर इस पूरे के पूरे दंगे फसाद को रोकना है, जो भी वहां पर हो रहा है उसको कम करना है, कंट्रोल करना है सिचुएशन को, तो हमारे को क्या कर दो, थोड़ा एरिया और दे दो, किसके अंडर? AFSPA के अंदर, यानी डिस्टर्ब्ड एरिया और दे दो।
बात समझ में आ रही है? कब आया था? 1958 में सबसे पहले ब्रिटिशर्स एज ऑर्डिनेंस लाए थे। कब? 1942 में, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे 1960 से 80 के बीच में आसाम में लाया गया, मणिपुर में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में और मेघालय में लाया गया। जम्मू कश्मीर में 1990 में आया था। अगर आपसे पूछ ले, आफ्स्पा एक्ट 1990 वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, स्पेसिफिकली। बाकी इनके लिए 1950, यहां पर 1958 वाला लगा है, यहां पर 1990 वाला लगा है, ऐसे याद रखना। और मुझे कमेंट करके बताना एट प्रेजेंट कितने स्टेट में आफ्स्पा लगा हुआ है। ये आपका घर का क्वेश्चन, आपको ढूंढ के बताना है ताकि मेहनत तुम भी करो थोड़ी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, ये जो आपका आफ्स्पा है, ये बेसिकली आपका जब एग्जाम होता है तो उन एग्जामिनर्स के लिए बहुत अच्छा टॉपिक होता है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं तुमसे, है ना। जैसे मैंने कहा डिस्टर्ब्ड एरिया में आर्मी वाले के पास पूरी पावर है ना। उनको पता लगा कि कोई टेररिस्ट है ना, समझना बहुत ध्यान से, कोई टेररिस्ट है और वो आपके घर में रुका। और टेररिस्ट क्या करते हैं? बढ़िया पैसा देते हैं, ठीक है, एक रात रुकने के ₹1,00,000 दे दिए तुम्हें, तुमने उनको उसको अपने घर में रख दिया। आर्मी ढूंढ रही है, किसी को पता नहीं था, वो सुबह चला गया, किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी यहाँ पर रुका था, आ गई आर्मी आपके घर। अब उनके पास पूरा कंट्रोल है ना। उन्होंने पूछा कि बताओ सच में यहाँ था? उनके पास तो इन्फॉर्मेशन था, तुमने कह दिया नहीं था। आर्मी रूल है, कोई कानून काम नहीं करता कि कई बार बात लीक नहीं होनी, वो क्या करेगा? उस आदमी को गोली मार देगा। अब घर वाले बाकी के डर जाएंगे, वो क्या करेंगे? या तो उसे बता देंगे इधर गया, या वो लोग आर्मी के लिए नफरत पैदा कर लेंगे। तो आप जब जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन्स में देखते हो तो वहां पर लोगों ने देखा होगा, वहां के लोग रेजिडेंट्स जो है वो आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी भी करते हैं। तो बहुत सी बार मैं कहना चाहता हूँ, इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं। तो उसके लिए भी वो आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कई बार ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि आफ्स्पा को नाम बदल के आफ्स्पा को या यूएपीए में डाल दो, ताकि उसके रूल्स के जो क्राइटेरिया है, जुरिस्डिक्शन, वो मेन जो रूल्स है उनके पास चला जाए, आईपीसी के पास, ना कि आर्मी के पास। समझ में आ रही है? ये पूरा का पूरा मैटर बना हुआ है, ठीक है। इसे हम कहते हैं आफ्स्पा, ठीक है। और नवंबर 2004 में कमेटी बनी थी, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी, उन्होंने भी यही रिकमेंड किया था। एफएमआर आई थिंक आप जानते होगे, इसमें डिस्कस किया हुआ है। क्या होता है एफएमआर? तो फ्री मूवमेंट रिजाइम, ठीक है। अब क्या होता है फ्री मूवमेंट रिजाइम? तो देखो, आपको पता है कि ये इंडिया है, ठीक है, एंड इंडिया एंड म्यांमार वाज क्या हुआ करते थे? एक ही पार्ट थे दोनों के दोनों। तो याद रखना, म्यांमार वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन 1937। 1937 में ब्रिटिशर्स ने म्यांमार को अलग कर दिया। उनको लगा कि बहुत बड़ा नहीं चला पाएंगे, हालांकि वो तोड़ना चाहते थे, ठीक है। तो अब यहाँ के लोग यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, तो यहाँ के लोग यहाँ आएंगे तो आपने देखा होगा जो बेसिकली मिलिटेंट्स होते हैं उनको वेपन्स वगैरह यहीं से आ जाते हैं। तो ऐसे रीजंस में क्या चाहिए हमें? आफ्स्पा होना बहुत जरूरी है, आर्मी का रूल और हमारा बहुत जरूरी है, इसलिए हम आफ्स्पा लेकर आए थे। बात समझ में आ रही है? और कुछ भी नहीं है। बट हाँ, एक बात और याद रखना, आपने सुना होगा रेप के जो केस होते हैं, अगर कोई रेप करता है तो उसको क्या फांसी की सजा होनी चाहिए? तो याद रखना, एक कमेटी बनी थी जस्टिस वर्मा कमेटी, शायद मैंने पहले ही बताया होगा। जस्टिस वर्मा कमेटी ने ये एक रिकमेंडेशन दिया था। जैसे जस्टिस वर्मा कमेटी ने आपका जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट लाया था। आई थिंक आप सभी जानते हो, मुझे बताना कमेंट करके व्हाट इज जीरो एफआईआर, है ना, शायद आपको पता होगा, काफी बार पढ़ाया है, ठीक है। उसी ने कहा था जस्टिस वर्मा कमेटी ने कि जो आफ्स्पा है उस रीजन में जहां आफ्स्पा लगा है, अगर वहां कोई क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है, देन दैट क्राइम जो है, वो जो क्राइम हुआ उसको नॉर्मल जुरिस्डिक्शन से देखना चाहिए, ना कि आर्मड फोर्सेस के जुरिस्डिक्शन से। क्योंकि कई बार ये होता है, ठीक है, हाँ ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो भी तो इंसान है। अगर मान लो कहीं पर आफ्स्पा लगा है और आर्मी के पास पूरी पावर है और किसी ने किसी के साथ, किसी महिला के साथ छेड़खानी कर दी, कुछ भी हो गया, है ना, रेप वगैरह कुछ भी हो गया, देन उस मैटर में उस महिला के पास ये राइट होना चाहिए कि वो कहां पर जाए, उस केस को लेकर नॉर्मल जुरिस्डिक्शन में जाए, ताकि उस महिला को क्या मिल सके? न्याय मिल सके। तो ये भी रिकमेंडेशन दी थी किसने? जस्टिस वर्मा कमेटी ने। ये फैक्ट भी याद रखना, ठीक है। आफ्स्पा से रिलेटेड ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। बस मुझे कमेंट करके बता देना कि आफ्स्पा किस किस रीजन में एट प्रेजेंट लागू है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। Free and fair Election Commission of India not view calls for transparency as attempts to undermine it। देखो, काफी टाइम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चला आ रहा है ना। दो चार बेसिक बातें आपको रट भी गई होंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल कौन सा है? 324, ठीक है। कितने मेंबर बॉडी होती है? तो 3 मेंबर बॉडी है आज के दिन, ठीक है। किस दिन बना था? 25th of the January 1950 को बना था। दैट्स वाई 25th of the Jan इज सेलिब्रेटेड एज द, क्या कहते हैं हम उसको,
नेशनल वोटर्स डे, ठीक है, उस दिन हम नेशनल वोटर्स डे बनाते हैं। अब ये डाटा इतनी बार लिख चुके हो, आपको लिखने की नीड नहीं है क्योंकि आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ज्ञानेश कुमार इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इससे पहले कौन था? राजीव कुमार थे। सबसे पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। तो आपको ये फैक्ट याद हो जाने चाहिए। लेकिन न्यूज में क्या चल रहा है कि बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, चाहे वो डिलिमिटेशन का साउथ वाला मुद्दा हो जो हमने पिछले पूरे महीने डिस्कस किया था, ठीक है, चाहे वो आपके इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा हो, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो अभी क्या हुआ, एक फॉर्म होता है, समझना, फॉर्म 17, ठीक है। व्हाट इज फॉर्म 17 समझना। जब भी कभी किसी बूथ पर इलेक्शन हो रहा होता है, वोटिंग हो रही होती है, ठीक है, तो जब पूरे दिन की वोटिंग खत्म हो जाती है तो शाम को जब वो खत्म क्लोज करने वाले होते हैं, ताला लगाने वाले होते हैं, तो वहां के जो एजेंट होते हैं ना, बूथ एजेंट, उनको एक फॉर्म भरना होता है। दैट फॉर्म इज नोन एज द फॉर्म 17C। और उस फॉर्म 17C में उसमें उनको ये लिखना होता है कि जो टोटल जो वोटर टर्नआउट था, वो वोटर टर्नआउट कितना था। तो आपने देखा होगा लास्ट टाइम बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी मिली थी, है ना। जैसे शाम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया कि भाई इस रीजन में 60% वोटिंग हुई, मतलब कि 100 लोगों के पास वोटिंग कार्ड है तो 60 लोग ही वोट डाल के आए, तो 60% हुई, ठीक है। सबके सामने डाटा आ गया क्योंकि लिस्ट निकल जाती है, अपलोड ही तो करना होता है, वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है, घंटे भर का काम है। अगले दिन, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि नहीं 65% वोटिंग हुई थी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 0.5%, 1% भी अगर ऊपर नीचे होता है प्लस माइनस, तो दैट कैन बी टॉलरेटेड, कि चलो गलती हो गई होगी। 5% का डाटा तुम बाद में बढ़ा रहे हो, तो सीधा सीधा मेरे मन में, अगर मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, है ना, अगर मैं एक न्यूट्रल वे में रहता हूं, तो मेरे दिमाग में तो यही चीज जाएगी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है वोटों में, और जो एलिगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लगते हैं वो सही है। बात समझ में आ रही है। तो हुआ ये कि लास्ट टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कह दिया था हम फॉर्म 17C को अपलोड ही नहीं करेंगे, तो किसी ने फिर पेटिशन डाल दी कि 2-4 घंटे का काम है, अपलोड करने में क्या दिक्कत है, बट फिर दिक्कत आ जाती है। देखो, ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है, और मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि हमारी डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है, वी स्टिल एज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। बट उसका बिहाव क्या है, हमारी डेमोक्रेसी 4 खंभों पे खड़ी है, 4 पिलर्स पे। एक है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अगर वही ढंग से बजट के पैसे की एलोकेशन का, उसका ऑडिटिंग अकाउंटिंग नहीं करेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। एक है UPSC, अगर अच्छे से ऑफिसर्स बिना किसी कह सकता हूं कि चीटिंग के अच्छे तरीके से ऑफिसर नहीं बनाओगे, एलिजिबल बंदों को IAS IPS नहीं बनाओगे, तो देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि चलाते तो यही देश है ना, मोदी, राहुल गांधी, ये सब तो केजरीवाल 2-4 दिन के, 5 साल बाद बदल जाने हैं, लेकिन देश तो वही चला रहे हैं। एक होता है आपका जुडिशरी, और जुडिशरी बर्बाद हो जाए, पैसे लेकर जब जजमेंट करने लगे तो बहुत बड़ी दिक्कत है। हालांकि कहाँ होता है वो बात की बात है ना, इनडायरेक्टली सब होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहता हूं कि आपका जो लास्ट आता है वो कौन सा आता है, तो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आजकल इसके ऊपर भी एलिगेशन लगने लग गए, तो कैसे मैं देश को कह सकता हूं कि जो मेरी डेमोक्रेसी वो सस्टेन कर पाएगी, बस यही मुद्दा है। तो ज्ञानेश कुमार जी ने कहा, Who is the ज्ञानेश कुमार? ज्ञानेश कुमार इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये काम करो, गवर्नमेंट और ये सारी पार्टी बैठो और बैठकर एक पीस का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ताकि इस पूरे ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके। समझ गए? तो इलेक्शन कमीशन अगेन इन द न्यूज, पढ़ लेना उसको अच्छे से, ध्यान से, ठीक है। चलते हैं आगे। जैसे पहले 2023 से पहले, है ना, 2023 से पहले ये नहीं पता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा, है ना। प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन चली जाती थी, वो बना देते थे PM और ये सब। फिर कहा गया यार कमेटी होनी चाहिए, जब तक कमेटी नहीं बनी बना देते हैं। तो बोले जब तक कमेटी नहीं बनी तो क्या करो, तो बोले जब तक कमेटी नहीं बना लेते ना, एक काम करो, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए उसमें, CGI होना चाहिए उसमें, और आपका लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए। बोले ठीक है। अब CGI जो था वो सरकार के अगेंस्ट में काम कर रहा था, जो पहले थे वो, है ना। आगे पता नहीं कौन कैसा आएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन तो काम ही सरकार का अपोज करना है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे जल्दी होने वाला काम था, याद रखना, है ना। इतनी जल्दी कोई कमीशन नहीं बनता, इतनी जल्दी कोई काउंसिल नहीं बनती है। इन्होंने हाथों हाथ उसी साल एक नई कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि भाई
अब की बार जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा ना, तो ये लोग करेंगे उसको फाइनलाइज, उसका नाम रिकमेंड ये करेंगे। कौन करेंगे? तो बोले एक होगा प्राइम मिनिस्टर, बोले सीजीआई, बोले इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी जगह क्या कर देते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। एंड कैबिनेट मिनिस्ट्री में कितने लोग हो सकते हैं? 15% ऑफ द टोटल सीट्स, है ना। और वो प्राइम मिनिस्टर के बंदे होते हैं, उसी के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, यानी कि वो सरकार के बंदे होते हैं। और बोले एक लीडर ऑफ अपोजिशन। अब लीडर ऑफ अपोजिशन उस समय कोई था ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं थी, 52 सीटें थी, 55 सीटें चाहिए बनने के लिए। इस बार गलती से 99 सीटें आ गई तो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया, बट इसके पास तो कोई पावर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरा कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर। तो 2:1 में जो भी आएगा उसको बना देंगे, तो ट्रांसपेरेंसी तो खत्म हो गई ना। तो ऐसे एलिगेशंस बहुत सारे लगते हैं, तो याद रखना कौन सा एक्ट था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। चलते हैं नेक्स्ट। The assault on multilateralism and international law। देखो है क्या समझना, जो ट्रंप है ना, जब से ट्रंप साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने हैं ना, इंडिया के ना बने तो ही अच्छा है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने हैं, तब से उन्होंने कसम खा ली है कि अमेरिका, वन अमेरिका होना चाहिए दुनिया भर में, देर कोई दूसरी कंट्री नहीं होनी चाहिए। और हर डायरेक्शन में वो उसका यूज कर रहे हैं, नई नई पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब उनको लगा यार कि मैं पैसा कैसे बचाऊं, है ना। आप देखते हो जब भी आप किसी कंसल्टेंसी फर्म को हायर करते हो, मैंने लास्ट द हिंदू में भी आपको पढ़ाया था ये चीज, है ना, बीएसएनएल वाली न्यूज में। आप जब भी किसी कंसल्टेंसी फर्म को हायर करते हो तो सबसे पहले कॉस्ट कटिंग करना सिखाता है तुम्हें। और कई बार वो कॉस्ट कटिंग ऐसी गलत जगह हो जाती है कि तुम बर्बाद हो जाते हो, बड़ी बड़ी कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? तो बस ये यही कर रहा है। इसको लगा कि जो आपका WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो 7 अप्रैल 1948 को बना था। पढ़ना इस आर्टिकल को, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है वर्षा सिंह ने, ठीक है। ये आपके NLU जोधपुर की ही क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है। आपको जाना है ना तो वहां जाके मिल लेना इनसे, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने, ट्रंप को लगा कि WHO है ना बेसिकली चाइना की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है, तो उसने क्या किया, WHO से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। क्लाइमेट एक्शन, है ना, हमारा वर्ल्ड का टारगेट है 2050, हमारा 2070 कैसे अचीव होगा? पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो पेरिस एग्रीमेंट में डील हुई थी कि $100 बिलियन हर साल क्या होगा, खर्च होगा। सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है? यूएसए। सबसे ज्यादा पोल्यूशन भी यूएसए करता है। बट द मैक्सिमम बेनिफिट कौन, किसको प्राप्त होता है? तो मैक्सिमम बेनिफिट जो लेता है वो कौन है? इंडिया एंड चाइना, बिकॉज इंडिया एंड चाइना इज डेवलपिंग कंट्रीज। तो यूएसए को लगता है कि पैसा मैं खर्च करता हूं, फायदा ये उठाते हैं, कल मेरे से आगे निकल जाएंगे। तो उसने क्या किया, उससे भी अपना हाथ पीछे खींच लिया कि मैं नहीं एनवायरमेंट पे पैसा खर्च करने वाला, तुम लोग करो। मेरे पास तो एलोन मस्क है, ये मेरे को मार्स पे लेके चला जाएगा, हम तो वहां बस जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो उसने उससे भी हाथ खींच लिया। अब क्या हुआ समझना, अभी क्या हुआ, जैसे WTO, उससे हाथ खींचने की बात हो रही है। अभी क्या हुआ, आपने एक ग्रुप पढ़ा होगा, UN, यूनाइटेड नेशंस, है ना। यूनाइटेड नेशन दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, जो 24 अक्टूबर 1945 को बना था। कब बना था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 सुपर पावर बन गई थी, एक बना था USA और दूसरा USSR, है ना। और इन दोनों के बीच क्या चला था? कोल्ड वॉर चला था, ठीक है। तो 1945 में UN बना। देयर आर टोटल 193 मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। जनरल असेंबली प्लस 2 मेंबर्स आर द ऑब्जर्वर मेंबर्स, ठीक है। पैलेस्टाइन एंड द वेटिकन सिटी, कि भाई लेंगे अंदर, नहीं लेंगे उसको ऐड करेंगे नहीं करेंगे बाद की बातें हैं, ठीक है। तो अभी क्या प्रोग्राम चल रहा है इनका, UN से हाथ पीछा खींचना चाहते हैं। आपको एक बात समझ में आ रही है, UN वीटो पावर है, 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर है। कौन कौन सी? तो आपने पढ़ा होगा, एक USA, एक UK, एक USSR का एक सबसे बड़ा कौन निकला? रशिया। और उसके बाद आपका फ्रांस और चाइना। ये 5 ऐसी कंट्री है जिनके पास वीटो पावर है, मतलब ना कहने की पावर। और अभी ये न्यूज निकल के आ रही है, the most recent addition in this series is the introduction of the disengaging entirely from the United Nations debacle, है ना, जिसको डिफंड कहा गया। एक्ट बाय द रिपब्लिकन सेनेटर माइक ली फ्रॉम उटा विच वुड अलाउ द US टू विड्रॉ फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन। सोचो, है ना, दुनिया की दुर्दशा क्या होगी, दुनिया की अच्छी दशा क्या होगी अगर यूनाइटेड नेशन, अमेरिका ने तो बनाया था उस समय, है ना, कि दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, पीस मेंटेन होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा पैसा भी वो खर्च करता है इसके ऊपर। यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस जो 1948 में बनी थी, हर जगह पीस मेंटेन करने का पैसा खर्च करता है। आप हर वो हॉलीवुड की सीरीज में देखते हो, कोई भी एक्टर होता है, आई वॉज वर्किंग इन दैट कंट्री, आई वॉज वर्किंग इन दैट कंट्री, है ना, मिलिट्री से रिटायर्ड हूँ,
क्यों? क्योंकि वो पैसा खर्च करता है। यूनाइटेड नेशन हर देश में पीस कीपिंग फोर्स भेजता है, कोई किसी देश में जाकर लड़ रहा है, कोई किसी देश में जाकर लड़ रहा है, हमारे फौजी वहां जाते हैं। पैसा खर्च अमेरिका ज्यादा करता है, बेनिफिट अमेरिका को जीरो होता है, क्योंकि रशिया यूक्रेन जैसे देश उसके संभाल में आते नहीं है, नॉर्थ कोरिया जैसा उसको इज्जत देता नहीं है। तो उसने सोचा मैं क्यों फालतू पैसा वेस्ट करूं, तो वो सोच रहा है मैं यूएन से विड्रॉ कर लूं। सोचो इसका इंपैक्ट क्या होगा। अगर तुम अच्छे स्टूडेंट हो, है ना, हालांकि सारे अच्छे स्टूडेंट हो, अगर तुम अच्छे सोचते हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि अगर उसने विड्रॉ कर लिया तो व्हाट विल बी द कॉम्प्लिकेशंस, है ना, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाएंगी, क्या अच्छा होगा दुनिया के लिए, क्या बुरा होगा, क्या इंडिया और चाइना को ऊपर आने का मौका मिलेगा या हमारे लिए नुकसान होगा क्योंकि हमें फंडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मेरा आपको घर से क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन सोच पाता है। ठीक है, आपका काम है, समझ गए तो रिसेंटली बस यही न्यूज में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, द चैलेंज ऑफ पॉलिसिंग डिजिटल जाइंट्स। देखो हम यहां से शुरू कर लेते हैं। व्हाट्सएप, आपने देखा होगा व्हाट्सएप के बिना आप चैटिंग को पॉसिबल नहीं समझते ना यार, व्हाट्सएप नहीं है तो कैसे बात करेंगे, है ना, उसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं हमारे पास, सर है तो हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो जितने भी डिजिटल जाइंट्स है ना, जो मतलब कि बेसिकली जो मोनोपोली लेकर बैठे हैं, वो अपनी मनमर्जी करते हैं। जैसे व्हाट्सएप ने क्या किया था, 2024 की बात है, हमारी जो सीसीआई है, व्हाट इज सीसीआई, तो याद रखना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस का काम क्या है, तो इसलिए बनाई गई थी ताकि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कंपटीशन बना रहे मार्केट में। ठीक है, किसी की मोनोपोली ना बने। अब आपने देखा होगा जैसे गूगल है, अब कोई एंड्रॉइड मोबाइल ले लो, गूगल के ऐप उसमें प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, मजबूरी है तुम्हें रखने पड़ेंगे। आईफोन वगैरह में ऐसा नहीं होता है, तो वहां पर गूगल जो है वो अपनी मोनोपोली रखता है, कोई दूसरा तो बेचारा ऊपर आ ही नहीं सकता, अपने आप को ऊपर ग्रो कर ही नहीं सकता है। तो इस टाइप की मोनोपोली ना हो, मार्केट में न्यूट्रलिटी बनी रहे, इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आया, हर देश में बना हुआ है। तो इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप से कहा कि भाई जो तुम ये लिखते हो ना एंड टू एंड इनक्रिप्टेड डाटा, एक्चुअल में एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं होता है। उसमें साफ साफ लिखा आता है, जब आप लॉगिन करते हो किसमें, तो उसमें लिखा आता है एक टर्म एंड कंडीशन कि दिस इंफॉर्मेशन जो व्हाट्सएप पे आप कर रहे हो, दिस इंफॉर्मेशन, दिस डाटा विल बी शेयर्ड विद मेटा, यानी कि फेसबुक, विद इंस्टाग्राम। ठीक है, जितने भी उसके जो मेटा है, फेसबुक का मालिक है, उसके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके ऊपर शेयर करेंगे, एंड योर डाटा विल बी सोल्ड टू द अदर कंपनीज। ऐसा सब उस टर्म एंड कंडीशन में लिखा होता है। तो शुरू में ऐसा नहीं था, अब इन्होंने पैसा कमाने के लिए कर दिया। अब 2024 का केस है, 18 नवंबर की बात है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उससे कहा कि तुम्हें 213.14 करोड़ यानी कि 213 करोड़ का फाइन देना पड़ेगा, प्लस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसे 5 साल के लिए बैन कर दिया कि तुम भारत में नहीं चला पाओगे। बात समझ में आ रही है? अब सोचो भारत जैसे बड़े देश में अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के इसके बैन होने से और व्हाट्सएप बंद हो जाए, तो मैं कहता हूं कि जो मार्क जकरबर्ग है वो बर्बाद ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यूजर तो यही है, खाली पड़े काम ही क्या है, स्क्रॉलिंग करते हो, रील देखते हो तुम दिन भर, पैसा वो कमा रहा है तुमसे। बात समझ में आ रही है? जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर मजबूरी हो जाती है, ऐड देखनी पड़ेगी तो देखनी पड़ेगी, वरना पैसा दो, तो वो अब वो मनमर्जी कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही मनमर्जी ना हो तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना। तो उसने क्या किया, उसके ऊपर फाइन लगा दिया। अब फाइन लग गया तो बर्बाद हो गया, अब तो काम नहीं करेगा तो क्या करेगा, 5 साल का बैन लग गया। तुरंत वो पहुंचा नेशनल क्रिमिनल लॉ ट्रिब्यूनल जो होता है उसमें पहुंचा, एनक्लेट में, और जैसे एनसीएलएटी में पहुंचा उसने कहा कि ठीक है मैं तेरा बैन हटा देता हूं, आधे 50% फाइन भर दे, अभी हाथों हाथ होता है ना सेटलमेंट, दुकान में सामान लेने गए, अच्छा पसंद नहीं आ रहा, तुम चाहते हो कि 70 में मिल जाए, वो दे रहा है 90 में, तो तुम बाहर निकलते हो तो एक आता है साइड से कि मैं करवा दूंगा, सेटलमेंट इतना दे दो, तो कुछ ऐसा करके 50% पे करके उसको सेटल कर दिया और उसका बैन हटा दिया। बात समझ में आ रही है? ये कब हुआ? 23 जनवरी 2025। तो उससे कहा गया था कि तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। तो बात ये निकल के आती है कि जो ये आपके डिजिटल जायंट्स हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो क्या इसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल इसमें होना चाहिए, बस वही सब बातें लिखी हुई हैं। और आपको पता है राइट टू यूज इंटरनेट इज योर बेसिकली फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड 20 आर्टिकल 19, तो आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, बट वी हैव टू कंट्रोल दीज टाइप ऑफ जाइंट्स। ठीक है, तो इस आर्टिकल को पढ़ना, बहुत अच्छी बातें इसमें लिखी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट।
30 माओइस्ट शॉट डेड इन 2 एनकाउंटर्स इन छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ में अभी एनकाउंटर हुआ और उसमें 30 जो आपके नक्सलवादी माओइस्ट थे उनको मारा गया। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। अब बताओ छत्तीसगढ़ में ही क्यों ये पाए जाते हैं? तो शायद आपने पढ़ा होगा परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट वाज इनेक्टेड इन 1793। कौन लेकर आया था इसको? तो आपको पता होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा एक गवर्नर जनरल था जिसको बुलाने के लिए स्पेशल एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 1786। इसने परमानेंट सेटलमेंट लगा दिया। यानी कि अगर तुम्हारे पास जमीन के 20 टुकड़े हैं तो जमीन के 11 टुकड़े हैं तो 10/11 पार्ट पर जो भी उगेगा 10/11 पार्ट पर वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा, 1/11 पर जो होगा वो जमींदार का हो जाएगा और 0/11 पर होगा वो फार्मर को दे दिया जाएगा। बेसिकली अंडर दिस इकोनॉमिकल पॉलिसी बाय द ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ओनरशिप थी वो क्या कर ली जाती है? छीन ली जाती है फ्रॉम द फार्मर्स और दे दी जाती है किसको? टू द जमींदार। और जो जमींदार थे वो अपने घर में बैठे बैठे क्या हो गया? रईस हो गया, अमीर बन गया। ठीक है, अब धीरे धीरे देश आजादी की तरफ बढ़ा। सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था। धीरे धीरे हम आजाद हो गए। आजाद होने के बाद वहां के जो किसान थे उनको लगा अब तो हमें आजादी मिल गई, अब तो जमीन मिल जाएगी हमें। लेकिन जब वो जमीन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो सारे केस जमीनों के आने लगे। पंडित नेहरू दुखी हो गया। पंडित नेहरू ने क्या, अच्छा कुछ करना पड़ेगा। तो याद रखना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। तो बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 शेड्यूल 9 वाज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड शेड्यूल 9 किसकी डिस्कस करता है? अबाउट लैंड रिफॉर्म्स। व्हाट इज लैंड रिफॉर्म्स? अगर उसमें कोई चला गया जमीन से रिलेटेड मुद्दा, आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। समझ गए? इसलिए हम उसको शेड्यूल 9 को क्या कहते हैं? ब्लैक होल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। याद रखना शेड्यूल 9 इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक होल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके। अब बेचारों को कुछ नहीं मिला तो वहां पर 1968 में एक गांव था जिसका नाम था नक्सलवारी, वेस्ट बंगाल में। वहां के कुछ किसानों ने हथियार उठा लिए और सरकार के अगेंस्ट हो गए कि हथियारों के दम पर हमारी जमीन छीन लेंगे। समझ गए? और वहीं से माओइस्ट, नक्सलवादी, इनका क्या हो गया? जन्म हो गया। तब से ये हमारी इंटरनल क्या होती रहती है? डिस्टर्बेंस होती रहती है। तो अभी भी कुछ इंसिडेंट वहां पर हुआ। तो मेरा ये न्यूज कवर करने का रीजन ये नहीं था 30 लोग मारे गए, रीजन ये था कहां से कहानी शुरू हुई। समझ में आ रही है? इस बात को जस्ट याद रखना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। चलो फिर अगर पढ़ ही रहे हो तो मुझे एक क्वेश्चन बताना। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस ली हैं तो बताना कितने परसेंटेज ब्रिटिश इंडिया पर परमानेंट सेटलमेंट इनेक्टेड था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। कितने परसेंटेज ब्रिटिश इंडिया पर परमानेंट सेटलमेंट इनेक्टेड था। चलते नेक्स्ट। इंडिया एंड न्यूजीलैंड बिगिन ए न्यू एरा ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। देखो एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव एंड दैट इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड इन 2009। ठीक है, और जो कि ईस्ट एशिया समिट हुई थी बैंकॉक में, उसके बाद इसको स्टार्ट किया गया था। देखो इंडो मतलब इंडियन, पैसिफिक मतलब पैसिफिक ओशन। तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की जो कंट्रीज हैं वो मिलकर मैरीटाइम बेनिफिट उठाएंगी, एक दूसरे से मैक्सिमम क्या करेंगी? डेवलपमेंट पे काम करेंगी, सिक्योरिटी, डिफेंस, इन सब के ऊपर डील करेंगी। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो बना कब था? 2019 में। अब क्या हो रहा है? तो मोदी जी और उनके साथ जो न्यूजीलैंड है उनके साथ एक दोबारा से कुछ डील हुई है। तो याद रखना हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव। तो याद रखना इंडिया है, ठीक है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, जापान है, चाइना है, फिलीपींस है। ये सारे के सारे हैं और अभी कौन उसमें है? न्यूजीलैंड की बात हो रही है। ठीक है, वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रख सकते हो। द टीबी क्राइसिस एंड वुमेन। देखो आपने पढ़ा होगा टीबी है ना। टीबी एक ऐसी बीमारी है किसी को भी हो सकती है ना। किस बैक्टीरिया से होती है? तो याद रखना माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम से होती है। होता क्या है इसके अंदर? तो आप सभी जानते हो, अगर आपको एक हफ्ते से ज़्यादा तक खांसी है तो मे बी आपको टीबी हो सकती है, आपको चेक करा लेना चाहिए। ठीक है, फेफड़ों का, लंग्स की प्रॉब्लम होती है। और याद रखना टीबी लंग्स में ही नहीं, कहीं भी हो सकती है बॉडी में, है ना। ये भी याद रखना, हड्डियों में भी, मांस में, कहीं भी हो सकती है बेसिकली। ठीक है, अब क्या हुआ? तो हमारे यहाँ पर एक याद रखना एक वो चला रखा है कैंपेन जिसका नाम है टीबी मुक्त भारत। क्या नाम है? टीबी
मुक्त भारत, और ये पूरा का पूरा पेज ही द हिंदू में इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है, दैट्स वाई मैंने इसको इंक्लूड किया, और कोई पर्पज नहीं है, इसको पढ़ जरूर लेना, कुछ डाटा आपको निकल के आएंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या था, टीबी मुक्त भारत कब स्टार्ट हुआ था, 2022 में स्टार्ट हुआ था, और इसका टारगेट था 2027 तक टीबी मुक्त कर देना है भारत को, बट मोदी जी ने कहा 2027 किसने देखा, 2025 में ही कर देंगे। चल रहा है ना 2025, देखते हैं इंडिया टीबी मुक्त डिक्लेयर होता है कि नहीं होता है, समझ गए। मुझे कमेंट करके बताना, भारत पोलियो फ्री कब हुआ था, व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री कंट्री, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। याद रखना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज भी पोलियो फ्री नहीं हुए, वहां केस आते रहते हैं, भारत हो चुका है। एंड लास्ट ईयर एक केस आया था पोलियो का, वो मेघालय में आया था, वो भी काफी दिन न्यूज में था, हमने पढ़ा भी था, अगर कोई पुराना बच्चा देख रहा होगा, ठीक है, मेघालय में। बट दैट पोलियो केस वाज वैक्सीन ड्रिवन था ना, वैक्सीन की वजह से हुआ था, बाकी यहां से हट चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट, नो विंडफॉल टैक्स ऑन ऑयल फर्म्स आफ्टर न्यू लॉ। देखो जो पुरी साहब है, उन्होंने क्या कहा कि अब कोई भी जो ऑयल है ना, ऑयल बेसिकली उसके ऊपर विंडफॉल टैक्स नहीं होगा। अब ये विंडफॉल टैक्स क्या होता है, बस मैं यही समझाने के लिए ये लेकर आया था, काफी बार न्यूज में आता है। देखो विंडफॉल टैक्स होता क्या है, मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर ऑयल की रिफाइनरीज है, कंपनी है, ठीक है, और ये कुछ प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, कमाने दो, लेकिन अगर ये किसी लिमिट से, ये लिमिट सेट कर रखी मैंने, इस लिमिट से ऊपर अगर इसने प्रॉफिट कमाया ना, तो हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो गवर्नमेंट इसके एक्स्ट्रा प्रॉफिट के ऊपर एक टैक्स लेवाई कर देती है, एक टैक्स इंप्लीमेंट कर देती है, दैट टैक्स इज नोन एज विंडफॉल टैक्स। तो अभी एक न्यू रूल्स या न्यू लॉज इंप्लीमेंट किए जाएंगे, उसके अंदर कहा गया है कि कोई भी विंडफॉल टैक्स नहीं होगा, मतलब जो एक्स्ट्रा अर्निंग होगी वो सीधी कंपनी के पास ही रह सकती है, सरकार उससे तुमसे वो टैक्स नहीं लेने वाली। तो जस्ट इसकी डेफिनेशन याद रखना, और कोई नहीं है। जब ये लॉ आएगा तो दोबारा से हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। ऑयल एंड गैस कंपनीज विल नॉट फेस एनी न्यू टैक्सेस लाइक द विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स आफ्टर द कमिंग इनटू इफेक्ट ऑफ ए न्यू लॉ दैट प्रोमिसेस स्टेबिलिटी ऑफ फिस्कल रिजाइम, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी सेड। समझ गए। बिल का नाम क्या है, तो पार्लियामेंट पास द ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 2024 दैट प्रोवाइड्स पॉलिसी स्टेबिलिटी, डिक्रिमिनलाइजेस प्रोविजंस एंड प्रमोट्स ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस। जब ये आ जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो हम फिर पढ़ लेंगे, समझ गए, सिंपल सा याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी भी टाइप का, किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कभी भी आकर यहाँ हमसे पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं। ओके, मिलते दोबारा से। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।